हाय फ्रेंड्स, ये IC38 का समराइज एक ही पेज में जो है बुकलेट है। और इससे आपको IC38 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मदद मिलेगी। चलिए समय बिताए बिना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझिए, लाइफ इंश्योरेंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। पेन ले लेते हैं, पेन उपलब्ध है, चलो देखते हैं। तो एक तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हो गया आपका, पेन लेना ही पड़ेगा भाई, चलिए ब्रश ले लेते हैं। तो जी शुरू करते हैं। एक तो हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस। पेन बहुत मोटा है, इसको छोटा कर देते हैं साइड में। तो लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस सॉरी। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि लाइफ का बीमा किया जाता है, व्यक्ति का बीमा किया जाता है जो जीवित व्यक्ति है। और जनरल लाइफ इंश्योरेंस में जैसे गाड़ी का बीमा है जिसमें लाइफ नहीं है। आपने देखा होगा लोग जीवन बीमा करते हैं, अभिकर्ता, और गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं। तो गाड़ी, कार, ये सब चीज़ जो है जनरल इंश्योरेंस में आती है। तो बस आपको ये समझना है कि ये जीवन बीमा है और ये गैर जीवन बीमा है, बस। अब देखिए बीमा का शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले बीमे की शुरुआत ये लंदन कॉफ़ी हाउस से शुरुआत हुई है। ये सीधा क्वेश्चन आता है, और यहीं से बीमा कारोबार का उद्गम हुआ। यानी जो बीमा का व्यवसाय है यहीं से उद्गम हुआ, ये सीधा क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहले अब ये देखिए, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब से हुई। तो एमिकेबल सोसाइटी थी जिसने इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत करी। तो एक तो क्वेश्चन आएगा कि बीमा कारोबार का कहाँ से उद्गम है, और दूसरा आ जाएगा आपका भारत में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो एमिकेबल सोसाइटी के द्वारा हुई थी। अब इसके बाद को क्वेश्चन है, अब ये देखिए, और इसके अलावा इंडिया में पहली लाइफ इंश्योरेंस, उसका नाम क्या था। तो इंडिया में पहली लाइफ इंश्योरेंस का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो इंडिया में पहली लाइफ इंश्योरेंस हो गई ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। अब हमने आपको बताया कि एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस तो इंडिया में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस हो गई, लेकिन गैर लाइफ की क्या हो गई, उसका नाम है ट्राइटेन, ठीक है। ये कटा हुआ है, इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये देखिए ट्राइटेन इंश्योरेंस, ये आ गया ट्राइटेन इंश्योरेंस। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि गैर लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है। साधारण बीमा की पहली ट्राइटेन हो गया, दूसरा आपका हो गया लाइफ की तो ओरिएंटल हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो गया आपका कि IRDA कब से काम करना चालू किया। तो सन 2000। IRDA के अंतर्गत ही सारी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। IRDA ने शुरुआत कब करी, पहला हो गया 2000, दूसरा IRDA सारी कंपनियों को रेगुलेट करता है, और इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ये चार क्वेश्चन केवल इसी में ही आपके बन जाएंगे। अच्छा, LIC की शुरुआत कब से हुई, 1956, 1 सितंबर 1956। इसके पहले 250 कंपनियां होती थी प्राइवेट, उन सबको मिला के एक LIC का शुरुआत करा दी। तो देखिए लाइन से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। अब देखिए बीमा, तो पहली बात तो ये बीमा जो है पूलिंग, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले बीमा जो है पूलिंग के सिद्धांत पे काम करता है। पूलिंग का मतलब क्या होता है, पूल बनाया जाता है। जैसे आप दूसरी तरह शब्दों में ये समझिए कि कई तरह के लोग होते हैं, कुछ खदानों में काम करते हैं, कुछ आर्मी में काम करते हैं, कुछ सामान्य ऑफिस लाइफ बिताते हैं। तो सबके रिस्क अलग अलग होते हैं। तो जिन जिन के रिस्क होते हैं उन सबको अलग अलग पूल में कर दिया जाता है, जिससे उनकी प्रीमियमें डिसाइड होती हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा कि पूलिंग का सिद्धांत किस पे काम होता है, तो उसका आंसर हो गया बीमे के सिद्धांत पे। और छोटा साइज कर देते हैं।
तो बीमे के सिद्धांत पे। अब बीमा सिद्धांत किस काम पे करता है, किसके अंतर्गत होता है? ये है परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव का मतलब बिल्कुल परम मतलब हाईली, सद्भाव मतलब हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम जो जानकारी दे रहे हैं, कस्टमर ये कहता है, कस्टमर जो है जानकारी दे रहा है जो बीमा कंपनी को, वो बिल्कुल सत्य है। तो कंपनी ये मानती है कि जो आप लिख के दे रहे हैं फॉर्म भर के, वो सत्य है। तो ये परम सद्भाव के सिद्धांत पे काम करता है बीमा, और ये पूलिंग के सिद्धांत पर बीमा होता है। अब जिसका बीमा होगा उसमें बीमा योग्य हित होना चाहिए। अब बीमा योग्य हित से मतलब क्या है? बीमा योग्य हित का मतलब बीमा के योग्य है कि नहीं। अब बीमा के योग्य है कि नहीं कोई व्यक्ति कैसे पता चलेगा कि वो कमाता है कि नहीं? हम किसका बीमा करते हैं? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम व्यक्ति को तो ला के नहीं दे सकते जीवन समाप्त होने के बाद, लेकिन उसके ना रहने पर उसकी आर्थिक मदद उसके परिवार की कर सकते हैं। तो आर्थिक मदद तभी तो हम करेंगे जब उसकी इस परिवार की आर्थिक संपत्ति का नुकसान होगा। अब व्यक्ति क्या होता है? एक संपत्ति की तरह होता है बीमे में। अब वो अगर कमाता है तो उसका आर्थिक योगदान हो गया उसके परिवार में। अब उसके जाने पर आर्थिक नुकसान हुआ तो हमने उसकी भरपाई कर दी। तो बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? जब बीमा हम करते हैं तब उस समय वो कमाता हुआ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब हम बीमा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? जब पहली रसीद जब मिलती है, जैसे ही बीमा हमने किया और उसकी पहली रसीद LIC में मिली, तो उस समय वो कमाता हुआ होना चाहिए। और यही अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें, जो जनरल इंश्योरेंस हमने आपको बताया था कि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस में शुरू में जब गाड़ी का बीमा करें तब भी बीमा योग्य हित होना चाहिए, और जब कोई क्लेम लगे, एक्सीडेंट हो, तब भी बीमा हित होना चाहिए। यानी कि आप दूसरे शब्दों में समझिए कि बाइक जैसे बीमा बाइक का भी किया जनरल इंश्योरेंस में, तो जब बाइक का बीमा करेंगे तब भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, और जब वो एक्सीडेंट हो उसके पहले वो चलती हुई स्थिति में होना चाहिए। तो एक फ़र्क क्या आया? लाइफ इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित कब होना चाहिए? स्टार्टिंग में, जब हम रसीद देंगे उसे। और जनरल इंश्योरेंस में स्टार्ट में और लास्ट में, दोनों में होना चाहिए। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन कौन सा बनता है? अगर हम समुद्र में जैसे जहाज़ लेके जाते हैं, तो जहाज़ में जो सामान है उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो समुद्री बीमे में क्या होगा? शुरुआत में जब बीमा वो करा रहे होते हैं उसी समय जो है बीमा योग्य हित होना चाहिए, ठीक है ना। तो समुद्री बीमा में क्या हो गया आपका? ये देखिए इसका लिखा हुआ है, समुद्री में पहले बीमा करने के पहले योग्य हित होना चाहिए, इसमें बीमा करने के बाद पहली रसीद के बाद योग्य हित होना चाहिए तभी, और जो जनरल इंश्योरेंस में शुरू में एंड में दोनों तरफ। तो ये कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब देखिए आप, जो जन आरोग्य है, जन आरोग्य और जनता व्यक्तिगत दुर्घटना, ये कौन के द्वारा लागू होता है? ये सरकार के द्वारा होता है, कंपनी इसको जारी नहीं करती। एक ये बीमा है जन आरोग्य और एक ये है जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ये कौन लागू करता है? सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे। और इसके अलावा सरकार द्वारा जो है कौन सा बीमा है? तो कर्मचारी बीमा योजना और फसल का बीमा और ग्रामीण लोगों का बीमा और कर्मचारी बीमा योजना, ये सब सरकार द्वारा चलाई गई इंश्योरेंस है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से आता है, आपको लगेगा कि ये सब कंपनी द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी द्वारा चलाया जाता है। यही क्वेश्चन समझने की है कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये LIC कंपनी द्वारा नहीं है। एक आता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, किसके द्वारा होती है? वो सरकार के द्वारा होती है। इसमें शायद लिखा नहीं है, उसको नोट कर लीजिए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है IRDA के अंतर्गत नहीं आती है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस IRDA के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि बाकी सब तो IRDA ही करता है। IGMS क्या है? ये एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। अब IRDA के पास सारी शिकायतें जाएंगी तो वो तो परेशान हो जाएगा, तो उसने क्या किया कि IGMS बना दिया। तो इसका फुल फॉर्म भी आता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। और IGMS क्या है? IRDA के अंतर्गत है, ठीक है। और बीमा से संबंधित जो समिति है वो मल्होत्रा समिति है। तो मल्होत्रा समिति जो है बीमा से संबंधित है। अगर आएगा कि इनमें से कौन सी समिति बीमा से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मल्होत्रा समिति। अब देखिए
लोकपाल। लोकपाल 17 कार्यालय पूरे भारत में है, और एक मतलब कंपनी ने अगर रिजेक्ट कर दिया आपका क्लेम कि भैया हम नहीं दे रहे दावा किसी कारण से, तो 1 महीने के अंदर आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। अब लोकपाल का निर्णय, अब लोकपाल जो है 15 दिन के भीतर, जैसे लोकपाल ने निर्णय किया कि भाई कंपनी ने जो निर्णय किया वो गलत है, आप इसको सही करिए, जो भी निर्णय उसने दिया, तो 15 दिन के अंदर कंपनी को मानना होता है उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि लोकपाल ने जो निर्णय दिया उसका 15 दिन के अंदर कंपनी को करना पड़ता है, और दूसरा लोकपाल जो है बीमा से संबंधित है, और तीसरा जो है कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया क्लेम, तो 1 महीने के भीतर आप लोकपाल के पास अपनी फरियाद लेके जा सकते हैं। तो ये 4 हो गए, और दूसरा ये लोकपाल के 17 कार्यालय। अब लोकपाल 3 महीने के अंदर निर्णय सुनाएगा। आप लोकपाल के पास गए तो लोकपाल कितने में दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपको हेल्प करेंगे, जो सीधे सीधे रखे हुए आएंगे। अब देखिए, अब लोकपाल भी कितने तरह का है, तो एक तो है राष्ट्रीय लोकपाल। 1 करोड़ से ऊपर के जो दावे हैं उनकी कंप्लेन कौन सुनेगा? राष्ट्र। और 20 लाख से 1 करोड़ तक के जिला, ठीक है। और इसके राज्य, देखिए राज्य जो है 20 लाख से भी है, और जिला जो है वो 20 लाख के अंदर के दावे स्वीकार करेगा। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिले की लिमिट बताओ, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है राज्य की लिमिट बताओ, और कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय, तो एक हो गई राष्ट्रीय लिमिट, एक हो गई राज्य की लिमिट, एक हो गई जिले की लिमिट। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? कूलिंग ऑफ पीरियड देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है बीमा हम किसी कस्टमर ने करा लिया लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर वो उसको रद्द करा सकता है। ये सीधा क्वेश्चन आता है। अब अनुग्रह अवधि समझिए। अनुग्रह अवधि का मतलब जैसे किसी ने बीमा किया, महीने का है, तिमाही का है, छमाही का है, सालाना का है, तो इस तरह से वो बीमा जमा करता है। तो अब उसमें छूट कितनी मिलती है? मान लो किसी कारण से वो नहीं भर पाया, तो उसमें छूट कितनी मिलेगी आपकी? 15 दिन की। अब इसको देखिए, 15 दिन नहीं है, 1 माह या 31 दिन किस्त भरने के लिए छूट मिलती है। उसी किस्त पे बीमा जमा हो जाएगा, लेकिन 1 माह 31 दिन से ज़्यादा होगा तो फिर इंटरेस्ट भी कंपनियां लेंगी, ठीक है। अब इसी में नीचे देख लीजिए कि LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट की यदि बात होती है तो उसका मतलब होता है पॉलिसी बॉन्ड। अब ये पॉलिसी बॉन्ड में क्या होता है, जितने भी अनुबंध होते हैं कि भाई आपने बीमा लिया है, आप ऐसे ऐसे जो है दुर्घटना बीमा है, ऐसा सामान्य बीमा है, ये सारी जानकारी जो है पॉलिसी अनुबंध की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती है। सीधा क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी के जो दस्तावेज होते हैं जिनकी जानकारी किससे मिलती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही सारी अनुबंध लिखे रहते हैं। और बीमा क्या है? एक अनुबंध है। तो ये अनुबंध की जानकारी किससे मिलेगी? पॉलिसी डॉक्यूमेंट से। अब देखिए, एक शब्द ये होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब होता है जब हम किसी का बीमा करते हैं तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं। तो कैसे हम जानेंगे? ऐसी कोई चीज़ जिसमें एक तो एड्रेस लिखा हो और एक फ़ोटो ID हो उसकी जिसमें नाम लिखा हो। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है आपका? देखो, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में दोनों चीज़ें होती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये है, अगर KYC के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सही है। लेकिन अब उसने पैन कार्ड दिया, मान लीजिए, अब उसने जो है आपको पैन कार्ड दिया, तो पैन कार्ड जो है KYC का डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें केवल फ़ोटो होती है, नाम होता है, एड्रेस नहीं होता। तो KYC में क्या हो गया? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें फ़ोटो और एड्रेस लगी हो। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, नो योर कस्टमर का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे। अब ये देखिए, राइडर क्या होता है। राइडर क्या होता है? जैसे आपने बीमा लिया सामान, अब वो ये कह रहे हैं कि इसी में हमारा टर्म राइडर कर दीजिए, टर्म इंश्योरेंस कर दीजिए, तो बीमा के बराबर ही आप टर्म राइडर ले सकते हैं और राइडर ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा इसी में हमारा कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर कर दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का, तो जितना बीमा धन है उसी के बराबर हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है, कितना राइडर ले सकते हैं? बीमा धन के बराबर।
और राइडर का मतलब आप समझ गए ना, उसी पॉलिसी में ही दूसरी सुविधाएं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस उसी में आपने जोड़ दिया एक ही पॉलिसी में, तो वो हो गया राइडर। अब 3 वर्ष के अंदर यदि किसी व्यक्ति की जीवन बीमा लेने के बाद में मृत्यु हो जाती है तो वो किस दावों में के अंतर्गत आएगा? शीघ्र मृत्यु दावा, अर्ली क्लेम। ऐसी स्थिति में कंपनी इंक्वायरी करेगी और फिर उसके बाद बीमा का निस्तारण करेगी। अगर उसने मना कर दिया तो 1 महीने के भीतर आप लोकपाल में भी जा सकते हैं, ठीक है। और लोकपाल 3 महीने के भीतर निर्णय सुनाएगा जो कि कंपनी को 15 दिन के अंदर मान्य होगा। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने सीधे यहाँ से आपके करवा दिए। अब दावा 30 दिन के भीतर। अब ये 30 दिन के भीतर कौन सा दावा होगा? जो अर्ली क्लेम नहीं है। 3 साल से ज़्यादा हो गए, उन्होंने क्लेम लगाया तो 30 दिन के भीतर उन्होंने दावा कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि अब किसी ने बीमा अनुबंध किया, बीमा किया, पॉलिसी ली, तो 2 साल के भीतर कंपनी को ये राइट है कि वो इंक्वायरी कर ले उस व्यक्ति की कि कुछ गलत तो नहीं है और पॉलिसी रद्द कर दे, सूचना दे दे। लेकिन अगर 2 साल पूरा हो गया तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी नैतिक रिपोर्ट वगैरह, वो सब सही मानी जाएगी। कंपनी उसमें ये नहीं कह सकती कि नहीं ये पहले से बीमार थे या कुछ था, हम नहीं देंगे क्लेम। तो ऐसी स्थिति में ये बात ध्यान रखिए कि 2 साल का पीरियड होता है। अब मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है, याद कर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस होती है। और अब जो है इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। कूलिंग ऑफ के नीचे टर्म यानी अवधि। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे गाड़ी का बीमा होता है, अगर कुछ होता है तो मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। इसको बोलते हैं अवधि बीमा। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि अवधि बीमा में क्या होता है, तो वो टर्म इंश्योरेंस होता है। और आजीवन बीमा जो है, तो एक तो हो गया टर्म इंश्योरेंस, एक हो गया आजीवन बीमा, एक हो गया बंदोबस्ती बीमा और एक हो गया धन वापसी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस में जो बीमे चलते हैं उनको बोलते हैं पारंपरिक बीमा। तो पारंपरिक बीमा कौन कौन से हैं ये पूछा जाएगा तो उसमें आ जाएगा एक टर्म, आजीवन, बंदोबस्ती और धन वापसी। ये सब क्या है? पारंपरिक बीमे। और यूनिट लिंक जो है, यूनिट लिंक जो होता है वो शेयर मार्केट से संबंधित होता है। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है, आपसे पैसा लेके कई कंपनियों में शेयर मार्केट के पैसा डाला जाता है, फिर जब बढ़ता है तो आपको बढ़ा हुआ पैसा, या जो कम होता है तो कम हुआ पैसा मिल जाता है। अब इसमें अगर इंश्योरेंस जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है यूलिप प्लान। जो कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस की बेचती हैं उसको बोलते हैं यूलिप प्लान। तो यूनिट लिंक प्लान अगर आएगा तो इसका मतलब क्या है, जीवन बीमा से संबंधित है वो, और इसमें यूनिटें अलॉट की जाती हैं। अब इसमें पैसा बढ़ेगा या घटेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कस्टमर। जोखिम किसकी जिम्मेदारी है? कस्टमर की। अब कीमैन इंश्योरेंस देखिए। कीमैन इंश्योरेंस का मतलब होता है की यानी चाबी, मैन ऐसा आदमी जो कंपनी की चाबी हो। अब कई लोग ऐसे होते हैं कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके जो एम्प्लॉई होते हैं, तो कंपनी चाहे तो उन लोगों का भी बीमा करा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके ना रहने पे कंपनी को नुकसान होता है। तो इसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। सीधा सीधा आएगा और आप लगा देंगे इसका। बंधक मुक्ति बीमा, MRI बोलते हैं इसे, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। इसका संबंध किससे होता है? हाउसिंग लोन से। अब किसी व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन दिया कि मेरा घर बन जाए, बैंक से लिया। अब बैंक कह रहा है कि यदि आपका जीवन समाप्त हो गया तो मैं कहाँ से पैसा चुकाऊंगा? तो वो क्या करेगा, एक LIC से बीमा करा लेगा 30 लाख का, और उसको बंधक कहाँ बना लेगा? बैंक में जाके। कहाँ बना लेगा? बैंक में जाके। अब बैंक में अब नॉमिनी कौन बन गया? बैंक। अब अगर उस व्यक्ति को कुछ होगा तो LIC किसको पैसा दे देगी? बैंक को। और बैंक जो है, जो हाउसिंग लोन दिया है उसका चुकता कर लेगा और बाकी जो पैसा उसकी नॉमिनी को दे देगा। तो इसको बोलते हैं बंधक मुक्ति बीमा, MRI। ओके सर। अब देखिए नामांकन का मतलब होता है नॉमिनी, यानी कोई भी व्यक्ति बीमा लेगा तो वो ये बताएगा कि मेरे जीवन समाप्त होने के बाद किसको पैसा मिले,
तो उस क्वेश्चन आएगा नामांकन क्या होता है, तो उसका मतलब होता है नॉमिनी जिसको पैसा मिलना। अब आनुवांशिकता, आनुवांशिकता जो होता है फैमिली हेरिडिटी होती है। जैसे एक बीमारी, ऐसी बीमारी जो परिवार में एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, दादा से पिता में, पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसी कोई बीमारी जो कि ट्रांसफ़र होती है तो उसको कहते हैं आनुवांशिकता, ये लक्षण। तो एलआईसी में जब बीमा करते हैं तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि कहीं उनके परिवार में ऐसी बीमारी तो नहीं है जो एक के दूसरे के को ट्रांसफ़र हो रही हो और वो कम उम्र जी रहे हों। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको चेक किया जाता है। तो आनुवांशिकता का मतलब इसीलिए आता है, आनुवांशिकता क्या होता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राइडर। राइडर हमने आपको बता ही दिया, शीघ्र मृत्यु दावा हमने बता ही दिया, और निर्विवाद खंड क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया कि 2 साल के अंदर कंपनी चेक कर ले कि कहीं कस्टमर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, गलत जानकारी तो नहीं दी है। अगर दी है तो वो रद्द कर सकती है, सूचना दे सकती है कस्टमर को, नहीं तो सभी जानकारी सही मानी जाएगी। और दावा 30 दिन के अंदर, 3 साल यदि हो गए तो करना अनिवार्य है। अब टीपीए क्या होता है, टीपीए हो गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ये होता है, मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत। अब कंपनी क्या करती है, एक टीपीए बना देती है, थर्ड पार्टी अपॉइंट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है फिर वो कंपनी को क्लेम करता है तो ये टीपीए के पास कंपनी भेज देती है। टीपीए जाता है, इंक्वायरी करता है कि सही है कि नहीं जानकारी, और इसके बाद में वो कंपनी को ये जानकारी दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये आता भी है क्वेश्चन कि ये टीपीए का मतलब क्या है। अब टीपीए का मतलब स्वास्थ्य बीमा से ही हो गया। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से ये काम करता है। और अब ये 2 योजनाएं आपको पता होंगी, जब प्रधानमंत्री जी आए थे 2013 में, मोदी जी, तो एक उन्होंने लॉन्च करी थी प्रधानमंत्री बीमा योजना। तो उसमें 18 से 70 उम्र है, 2 लाख का बीमा होता है, और ये बीमा होता है दुर्घटना बीमा, और 12 रुपये केवल में हो जाता है। और इसकी समय सीमा होती है 1 जून से 31 मई। 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ये आप कर सकते हैं। दुर्घटना और विकलांग स्थिति में ये कवर करता है। तो किस किस को कवर करता है ये, प्रधानमंत्री बीमा योजना 18 से 70, 2 लाख, 12 रुपये में, 1 जून से 31 मई, बैंक द्वारा होता है ये, और दुर्घटना और विकलांग। और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आप जानते ही होंगे, 0 बैलेंस में खाते खुले थे, सभी लोग जानते हैं। और 1 लाख का उसमें दुर्घटना बीमा रहता है, और 30,000 का जीवन बीमा रहता है। और ये तो अंडर राइटिंग अलग है, तो ये इसमें की मेन सुविधाएँ होती हैं। और ये भी, इसका टाइम जो है 1 साल ये है, फिर रिन्यू होता है। तो इसमें इसका टाइम नहीं, ये 0 बीमा होता है, और इसमें जो है आपको 30,000 का बीमा और 1 लाख का बीमा होता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 0 अकाउंट में खुले थे। तो ये क्वेश्चन आते हैं, और उम्मीद करते हैं इसी में से ही आपके कम से कम कुछ नहीं है तो 30 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा तो अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का मतलब होता है जैसे कोई अभिकर्ता ने बीमा किया, अब बीमा करने के बाद कंपनी को जो है वो गया लेके फॉर्म भर के, और कंपनी में एक अधिकारी होता है, वो चेक करता है सारी डाटा कि इसको बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जब वो अंडर राइट कर देता है तो ये बीमा पास हो जाता है, और फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिल जाती है। एफपीआर का मतलब बीमा हो गया, और एफपीआर जैसे ही मिला तो उसका बीमा शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा हिंदी वालों के लिए एक और दिक्कत होती है, बीमाकर्ता का मतलब होता है कंपनी। कई लोग समझते हैं इसका मतलब होता है एजेंट, नहीं। अगर बीमा करता कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कंपनी के बारे में बात हो रही है। और अभिकर्ता जो बात हो रही है, तो अभिकर्ता कौन हो गया, एजेंट। अगर कहीं अभिकर्ता लिखा है तो उसका मतलब हो गया आपका एजेंट। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर कर दीजिए, टिक कर दीजिए। नहीं आता है सी लगा दीजिए। उपरोक्त सभी आएँ या उपरोक्त दोनों आएँ
तो यही आंसर लगा दीजिए, 90% यही सही होता है। इसके बाद आपको 50-50 लगे कि नहीं भैया ये सी जो लगाया है वो तो नहीं होगा, इन दो में से कोई एक होगा, तो वो लगा दीजिए। 100% आप पास हो जाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।